अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज नॉर्मल आखिरी क्लास है हमारी। नॉर्मल इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें मैं जो सिलेबस मतलब मेरे ज़िम्मे है ना, उसको एक बार जो पूरा करना होता है वो कर दूँगा। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह होपफुली कल के दिन में कोई 5-6 घंटे के अंदर अगर कोई चीज़ें पेंडेंसीज़ को छोटी मोटी होंगी तो उनको हम कवर कर लेंगे। बाकी आज भी देखते हैं, आज जो काम करने वाला है मेरे ख्याल में वो थोड़ा ही रह गया है। फ्रेमवर्क के मैंने पास पेपर्स MCQs वगैरह डिस्कस करने हैं, वो रहते हैं, वो कर लूँगा तो फिर हम एक दफ़ा क्लोज़ कर देंगे। फिर जितना टाइम बचा होगा हौसला वगैरह देख के आपका अपना, तो फिर हम थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर लेंगे ऐसी चीज़ें भी जो पेंडिंग है। जैसे कल वाले सवाल में अभी सब नोट रहते थे, किया था कंप्लीट हड़प्पा वाला सवाल जाके? किसी एक ने किया हो? किस किस ने किया है कंप्लीट? माशाल्लाह, देख लें हालात। अच्छा जी, चलें जी। अच्छा, हम फ्रेमवर्क कर रहे थे, आपको मैंने फ्रेमवर्क बड़ी मेहनत से पढ़ाया, सारा कुछ समझाया, और आप किसी हद तक टेंशन में उसको, कितने बच्चों ने कुछ ना कुछ ये लाइंस याद भी कितनों को हो गई हैं? वो हाथ खड़ा करें। थोड़ी बहुत माइंड में रिटेन हो गई हैं ना? चलें, अब आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। जो स्टैंडर्ड्स आप लेके जाएंगे ना, उसमें ये फ्रेमवर्क भी होगा। अब इसमें मैं आज तो नहीं, अब इसमें ज़रा साथ साथ तो टाइम ज़ाया होता है, मैं मज़ीद स्पेसिफिक करके कुछ चीज़ें इसमें से हाईलाइट कर दूंगा। वैसे आपको मैं ज़रा गो थ्रू करवा दूं, आपको टेंशन इसकी भी नहीं लेनी, यानी कि आपको सिर्फ चीज़ तैयार करनी होती है। इस स्टैंडर्ड तो बाद में ही आपके सामने अनलीश किया जाता है ना। अगर पहले कर दें तो फिर आप लिफ्ट नहीं कराते और कहते हैं हाँ हाँ सारा कुछ तो लिखा हुआ है। वैसे लिखा हुआ है, देखें जैसे यहाँ पे पर्पस भी होगा यार, पर्पस कहाँ निकल गया इधर कहीं? ये देखो, याद किया था, अंडरलाइन किया हुआ है, वो अंडरलाइन किया हुआ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा। वैसे आप भी कर सकते हैं। पर्पस क्या है इसका? टू असिस्ट बोर्ड, टू असिस्ट नेशनल स्टैंडर्ड, टू असिस्ट प्रिपेयरर्स, टू असिस्ट ऑडिटर्स। ये 2-4 ज़्यादा हैं इसके अंदर, बस ऐसे ही होगा शायद। असिस्ट यूज़र्स, ठीक है जी, वही वाली बातें लिखी हुई हैं पर्पस के अंदर, मैं सिर्फ हाईलाइट कर दूंगा। यानी इन केस अगर ऐसी कोई चीज़ MCQ वगैरह में या ट्रू फॉल्स में आ जाती है तो हमें पता होगा फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड में फ़लाँ जगह पड़ा है, तो वहाँ से हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो कल आप आएंगे ना तो एक तो दोनों वॉल्यूम्स होंगे, दूसरा आप स्टैंडर्ड का ये A पार्ट भी लेते आएंगे जिसके अंदर स्टैंडर्ड्स होते हैं। और देख लेना ना, जहाँ पे फ्रेमवर्क हो, ग्लॉसरी होती है स्टार्ट में हर चीज़ के ना, हर किताब के, उसमें लिखा होता है। आप खुद खोलेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। 1 मिनट बेट जी, 7:15 आ जाना ना, 7:15 जो क्लास होती है नॉर्मल सुबह वालों की, 7:20 तक आ जाना। चलो, रूम यही होगा क्योंकि टैक्सी क्लास नहीं है। अच्छा इधर देखें आप, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, रेलेवेंस, यहाँ से मैं निशान लगाऊंगा वही वाला जो आपको किताब में लगा दिया था। उसके बाद मटीरियलिटी बीच में थोड़ी सी बताई गई है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद एनहेंस वाली कहाँ गई? एनहेंस वाली, एनहेंसिंग क्वालिटेटिव जी, कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, फिर कॉस्ट कंस्ट्रेंट। सुभान अल्लाह, ये क्यों हम पढ़ते रहे? काश के पहले पता होता, काश के सर पहले बता देते, हम न लिफ्ट कराते। एक कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न, पढ़ के आप आए हैं, ज़रूरत महसूस करेंगे तो बता दूंगा, वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ लेंगे, यहाँ से निशान लगा दूंगा मैं। एलिमेंट्स में अब ये जो वो टेबल्स के अंदर चीज़ें थी ना, वो यहाँ पे फैली हुई हैं। ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स किस तरह से आते हैं, इस तरह की चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें भी कुछ हैं। मैं सिर्फ काम की चीज़ें इसमें से हाईलाइट कर दूंगा जितनी रेलेवेंट है, जो किताब के अंदर ICAP ने भी इसी से ही डाली हुई हैं। ICAP वाली बातें आपको किताब के अंदर नज़र आई थी, सिर्फ वो मैं हाईलाइट करके आपको दिखा दूंगा सुबह क्लास के अंदर। बस स्टैंडर्ड्स आपके पास होंगे तो इनको गो थ्रू करते चले जाएंगे। दानिश को बिठा लें इधर, क्योंकि ये चीज़ें दानिश लिख रहे होते हैं जो मैंने करनी होती हैं। दानिश को बुला लें। अच्छा, तो ये आपने कल स्टैंडर्ड जब लेके आएंगे ना, तो ये आपको मैं ऐसे ओपन करता जाऊंगा, ये पैरा फलां, बस आप उसको हाईलाइट कर देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और आसानी हो गई। ठीक है ना, यानी कि आपने, हाँ NPO तो नहीं है ना बेटा इसमें NPO होता तो NPO के बाद मैंने वो सरप्राइज़ देना दिया होता। ठीक है, हाँ कुछ एक हैं कैश फ्लो वगैरह वो रहते हैं। ठीक है, वो ऐसी चीज़ है कि वो मैं बाद में भी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकता हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे। मैं कोई और चीज़ ऐसी दिखाना चाह रहा हूँ आपके, जो आपका दिल खुश हो जाए। रिकग्निशन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम्स, एक्सपेंसेस, मेजरमेंट बेसिस, सुभान अल्लाह, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, सेटलमेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। सर हम ये ऐसे ही जहन लड़ा रहे थे, भाई समझना ज़रूरी होता है, समझ लिया। अब यहाँ पर निशान लग जाएगा तो टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। ये किताब तो साथ ही जाएगी, ये किताब तो साथ जाएगी, पढ़ा हुआ पहले है, यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई होंगी, जो चीज़ आएगी उठा के लिख लेंगे। अब कैपिटल मेंटेनेंस भी होगा जी, वो भी होगा।
कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस भी इसी में होगा, क्योंकि ये भी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। इसमें से भी मतलब कि 2 4 5 लाइनें मैं हाईलाइट करवा दूंगा, हालांकि इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी शायद खोलने के लिए, फिर भी नाम ही भूल जाता है। वो कहता है जी ये वाला नाम है, आप स्टैंडर्ड में खोल के देख लेंगे, अच्छा हाँ ये वो वाला है, ठीक है। इतना सा ज़रूरत 3 4 नंबर यहाँ से स्टैंडर्ड खोल के ही 7 नंबर का टिक ट्रू फॉल्स आया था। सारा फ्रेमवर्क तो नहीं पढ़ सकते ना, अब वही होंगे बच्चे जिन्होंने समझा हुआ था और समझ के फिर निशान लगाया हुआ था, तो वो ट्रू फॉल्स को देखेंगे, उनको पता होगा यार अच्छा ये तो फलां जगह पे चीज़ पड़ी हुई थी, जाहिर है निशान लगाते हुए जहन में रह जाता है, बस उसको उठा के उसको टिक क्रॉस कर लेना, तो आसानी हो जाती है। ठीक है, इन चीज़ों को देखकर बस इतना सा फ्रेमवर्क है ये। इंशाल्लाह ये आपको मैंने कहा सरप्राइज़ ज़रा दे दूँ। चलें वापस आएँ जी। तो अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इन चीज़ों की, टेंशन जो लेनी थी वो हमने 2 दिन लगा के ले ली है, ठीक है ना। एक कल आधा दिन लगाया था, एक आज सुबह आधा दिन लगाया था। बाकी बहरहाल इसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल से ये समझा दिया था। एक और एग्जाम्पल मैंने बनाई अभी क्लास में इधर आने से पहले। ये 100 रुपया कॉस्ट है, 100 रुपया कॉस्ट है, लाइफ 10 साल है। फेयर वैल्यू सरदनान ने कितनी लगाई है? 1,20,000। अगर आज नया लेने जाएं एचपी की शॉप से तो 1,60,000 है, पता कराया हमने। 1,60,000 कैसे बने? 1,40,000 इसकी कॉस्ट है और 20 रुपये इसको मंगवाने पे लग जाते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड कर दी, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये 90 रुपये का था, उस वक्त 10 रुपये लगे थे इसके, मैंने जो कॉस्ट लिखी हुई है, ठीक है ना। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ और ठीक है, यानी कि कॉस्ट के अंदर जब एसेट रिकॉर्ड करते हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें ऐड करते हैं, जो पेमेंट करते हैं उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये पता करवाया है हमने बाजार से, अब ये 160 में पड़ रहा है। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होगी? यकम जनवरी 20 पे हैं तो 2 साल, मिसाल के ये लिखा नहीं है अब, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, 2 साल गुजर गए हैं, दूसरे साल के एंड पे समझ आती है बात, 100 का है और 20 रुपये। ये पेन मेरा हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से मैयर हो तो कितने पे पड़ा है? 80 पे। और अगर फेयर वैल्यू की बात करें तो वो कितनी है जो सरदनान ने लगाई है। इसमें कॉस्ट टू सेल सवाल में लिखी भी हो तो आपने क्या करना है? इग्नोर करना है, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है कि जो नई कीमत पता करवाई है उसको 2 साल डेप्रिशिएट करके बताएं कि ये कितने पे नज़र आना चाहिए। अगर मैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी किताबों में ये 128 पे दिखेगा, लेकिन मैं हिस्टोरिकल यूज़ कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे तो वही करता रहूँगा, ठीक है। और एक बीच में कौन सा था? वैल्यू इन यूज़। उसके लिए बता, ज़रा लंबी बात इसलिए की, मतलब उस वैल्यू इन यूज़ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है? वैल्यू इन यूज़ के लिए कैश फ्लोज होंगे, फिर डिस्काउंटिंग होगी, तो वो आपको वैसे ही पता है, ठीक है ना। तो ये तीनों, इसमें वैल्यू इन यूज भी डाल देता हूं। ये तीनों कौन से हैं? पहला तो है ना हिस्टोरिकल कॉस्ट, और ये तीनों कौन से हैं जी? करंट कॉस्ट, ठीक है ना जी। करंट कॉस्ट 3 तरह से निकल सकती है, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है, डन। अब बस टेंशन खत्म हो गई है, समझाने तक बस छुपाया हुआ था, अब तो मैंने बता दिया, अब तो आपको इंटरेस्ट भी उस तरह से नहीं रहना। अब एप्लीकेशन देख लेते हैं आज, वो चीज़ जिसमें अब आपका इंटरेस्ट है कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, ज़रा देखें तो सही हमें समझ आती है या नहीं। सवाल जब परिचय में आता है तो क्या करेंगे जी। आई कैप के पास पेपर्स हैं, 2013 के अंदर ये सवाल आया था, आइडेंटिफाई बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटर व्हीकल इन ईच ऑफ द अबव केसेस। नंबर 1, फॉर मेजरिंग वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द कंपनी इज कंसीडरिंग। ये जरा पुराना सवाल, लेकिन टेंशन ना लें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, कहते हैं तो नए से शुरू करते हैं, चले नए से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेज 461, ये अभी अभी आया है, बस अभी सितंबर 2022 में आया है, 1 साल पहले की बात है। अगर ऐसा फिर आ गया तो सितंबर भी है, आई कैप भी है, पर्चे भी हैं, पर्चा भी वही है, बस क्या है 22 की जगह 23 है, तो ऐसा कुछ आ भी सकता है। क्या होगा? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जब कल निशान लगवाऊंगा ना, सवाल आज करवा रहा हूं, जब कल निशान लगवाऊंगा ना तो आपको फादियत का पता लगेगा कि अच्छा यार, अगर वो निशान लगाए होते, एक बार पढ़ा होता, फ्रेमवर्क समझा होता, उस्ताद से सुन के निशान लगा लिए होते, तो यार ये 7 नंबर तो मुफ्त के थे, ठीक है। भाई थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, क्या मैंने करना है? दानिश को याद कराना। यार आप इधर ही बैठो प्लीज़, हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, एक का नाम अहमद है, दूसरे का नाम अकाउंटेंट है।
क्या नाम था, आकिफ, सॉरी, ठीक है, कि इनको जाने नहीं देना, इनसे वो पेंडेंसीज की तस्वीर खींच लेनी, ठीक है। वैसे मेरे दिमाग में भी हैं लेकिन ज़रा कोरोबोरेट हो जाता है। कोई और है बच्चा उसके पास, अगर बैंक में पढ़ा है, कोई फीमेल स्टूडेंट है, किसी ने लिखा हो, कोई बात नहीं, मैंने कौन सा को ऑडिट करना है कि पूरे नहीं है, घट क्यों उन्हें दसो, जिसके पास से जो निकल आए, ठीक है। मेरे लिए ज़रा कोरोबोरेट हो जाता है कि हाँ यार जो मैं सोच रहा था वही है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, मैं भूला पड़ा हूँ और अच्छा हाँ ये भी पेंडिंग था, ऐसी, बाकी मैं अपनी तसल्ली कर लूँगा। अच्छा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आज मैं बस घंटा एक पढ़ा के छुट्टी कर दूंगा, उसके बाद मैं जाके आज तैयारी करूँगा, फिर टिका के तैयारी करूँगा, रात भी लगाऊंगा, कल दिन के अंदर भी आपको कुछ पढ़ाते हुए भी याद करता रहूँगा, ठीक है। अच्छा बेटा ये नेचुरल है, ऐसा ही होता है, ठीक है। आपका जब वक्त आएगा ना, अभी आपका वक्त वो है कि आपके साथ मेहनत की जाए और आप फिर बस पढ़ दें। अब फिर कुछ अरसे बाद आप जब इधर खड़े होंगे तो फिर आप यही काम कर रहे होंगे या कहीं बैठे होंगे, तो वक्त होता है हर बंदे का अपना। जब आपकी तरह से तो हमारे उस्ताद ही मेहनत करते थे, हम तो बस जब वो कहते थे वो कर लेते थे तो बस अल्लाह पास भी कर देते, ठीक है। लेकिन जो कहा जाए वो कर लेना चाहिए। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस मेजर्स, फिजिकल वाला कौन सा था वैसे जेन में आता है फिजिकल? वैसे तो अभी फ्रेमवर्क ओपन करें यार, फ्रेमवर्क ऐसे ही ओपन करके रख भी लेते हैं ना, ऐसे जरा दिल कर ही पड़ता है। ये अब देखो ना, ये फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस सामने आ रहा है, ये क्या करता है अंदर दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा एक मिनट, क्या फिजिकल वाला कौन सा था? फिजिकल वाला कौन सा था जिसके अंदर प्रोडक्ट स्पेसिफिक हम कर लेते थे, यानी कि हम यही प्रोडक्ट ही खरीदते रहे, ठीक है। एक कंसिस्टेंट परचेजिंग पावर थी, जनरल इन्फ्लेशन रेट, एक रियल टर्म्स था, कोई इन्फ्लेशन नहीं, और एक ये था, ठीक है। इसमें परचेजिंग पावर कंसिस्ट हमारी ये इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, क्या कहता है ये देख लेते हैं, ये क्या कहता है, हमें तो ये पता लग गया, वैसे वो क्या कहता है, ट्रू या फॉल्स। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस मेजर्स प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी। बड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड में चलते हैं। प्रॉफिट इज अर्न ओनली फिजिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एंटिटी नीड एट द एंड ऑफ पीरियड एक्सीड्स, इतना मैं यूं करके निशान लगा के लाऊंगा ना, इधर देखो, अंडर दिस कॉन्सेप्ट प्रॉफिट इज अर्न इफ फिजिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी एट द एंड ऑफ पीरियड एक्सीड्स फिजिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी एट द बिगिनिंग आफ्टर एक्सक्लूडिंग ब्ला ब्ला एंड ब्ला ब्ला। अब बताओ जी क्या कह रहा है वो, प्रॉफिट कब अर्न होगा? जब फिजिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी एट द एंड ऑफ द पीरियड एक्सीड्स फिजिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी एट द स्टार्ट। हाँ जी, क्या लगता है मोहतरमीन मुकरमीन जी? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस मेजर प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी, ट्रू है। नेक्स्ट, इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, महंगाइयां चल रही हो, प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड एंड एसेट्स विल बी अंडरस्टेटेड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब ये जरा सोचना पड़ेगा जी। अच्छा सॉल्यूशंस मौजूद है इसके वैसे बाय द वे? मुझे लगता है नहीं मौजूद, नंबरिंग गलत हुई पड़ी है, 1 2 3, कोई एक सवाल ऊपर से उड़ गया, लेकिन क्वेश्चन 4 2 दफा लिखा गया ऊपर क्वेश्चंस में। ओ नो, 5 कर लें जी, चलें जी, गलती भी पकड़ी गई। अच्छा हाँ जी, साथ साथ देखते हैं, एक और फाइल खोल लेते हैं क्योंकि उधर तो फ्रेमवर्क खुला पड़ा है ना जी। डन हो गया जी, ट्रू हो गया पहला, ओए दोनों नहीं खोलने, बच्चे देख लेंगे। नेक्स्ट, इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, महंगाइयां चल रही हैं, प्रॉफिट ज्यादा होगा और एसेट्स कम होंगे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस बेस पे पड़ी होंगी? हिस्टोरिकल बेस पे। क्या ख्याल है, ऐसा ही है? हाँ जी, कॉस्ट पे पड़ा रहेगा, एक तो रीवैल्यू नहीं होगा तो एसेट कम, अगर कॉस्ट पे पड़ा रहेगा तो नो डाउट डेप्रिसिएशन की भी बचत होगी, ठीक है। प्रॉफिट्स बहरहाल, इसको कंपेयर करते हैं, अगर मैं इसको करंट वैल्यू पे ले आऊँ तो एसेट बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ने की तरफ चल पड़ेगी। बहरहाल इसको भी कहीं से ढूंढना चाहिए। Assets are recorded at the amount of cash or cash and paid at fair value
लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ कैश एक्सपेक्टेड टू बी सेटिस्फाई, नहीं पता चला, यानी ये जनरल ही सोच के देखना था। बहरहाल इसको निशान लगाते हैं, कहीं ना कहीं से तो इसको ढूंढ के आपको बताना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे, ठीक है। बहरहाल वैसे ही क्या है, ट्रू है, मतलब आपने गुजारा खुद ही कर लिया। इनकम रिप्रेजेंट ऑल इंक्रीजेज इन एसेट्स और डिक्रीजेज इन लाइबिलिटीज दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी। जिन्होंने रीडिंग की है वो बताएंगे कि ये बिल्कुल सही है, कि कितना गया ये इक्विटी के अंदर इंक्रीज होना और इक्विटी के अंदर इंक्रीज होना खुशी की बात है ना, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इंक्रीज हो गए एसेट्स, डिक्रीज होंगी लायबिलिटीज, इनकी वजह से जो इक्विटी बढ़ती है उसको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, इनकम। वैसे तो इनकम की डेफिनेशन कुछ उसमें इस तरह से लिखी हुई थी कि इंक्रीज होना एसेट का, डिक्रीज होना लायबिलिटी का, जो इक्विटी को बढ़ाए, अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन बाय, मैं दिखाता हूँ, मैंने कहा था पढ़ना, याद आया कुछ, चलो अगर आ गया तो फिर रहने दो, ठीक है। तो जी ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि इसने ये नहीं बताया विच आर रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इनकम डज नॉट इंक्लूड दोज इंक्रीज इन इक्विटी विच आर रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो देखो ना, घर से ओनर पैसे लाए तो कैश बढ़ जाएगा, कैश डेबिट और इक्विटी क्रेडिट, लेकिन ये इनकम तो नहीं है। अब ये मेरे से किसी ने, बच्चे ने सवाल भी आके पूछा है पहली क्लास के बाद, पता नहीं कौन सा बच्चा था, बैठा हुआ है इस वक्त, हारून बैठा हुआ है, इसने आके मुझसे पूछा कि सर ज़रा मुझे बताइएगा ये इसका क्या मतलब है, ठहर जाए, किसका क्या मतलब है, ये जो मैंने रीडिंग का कहा था, ये इनकम का क्या मतलब है। कहते हैं जी इंक्रीज इन एसेट, अब बात वही है, और डिक्रीज इन लायबिलिटी दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी, यहां तक तो बात ठीक है। अगली बात तो लिखी ही नहीं हुई, अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डर ऑफ इक्विटी क्लेम्स। क्या मतलब, ओनर जो घर से पैसा लाएं है तो वो भी इक्विटी का इंक्रीज, लेकिन उसको इनकम नहीं कहते, उसको कैपिटल इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी इक्विटी, वो जो रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है वो कहाँ से आता है, वो ओनर घर से लाता है। तो ये बात पूरी नहीं थी, इसलिए इसको आपने क्या कहना था, फॉल्स, है ना, टेक्निकल। अच्छा, इट कुड बी टू बी परफेक्टली फेथफुल, तीन चीजें थी, फेथफुल वो मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए, अ डिपिक्शन वुड हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्लीट, रेलेवेंट, जी नहीं, लगता है ये नहीं था। अच्छा चलो, अब तो हमारे पास यार कितने ने स्टैंडर्ड्स, अब तो हमारे पास स्टैंडर्ड मौजूद है, हम जाके देख लेते हैं, ठीक है। मैंने निशान तो लगाए होने हैं आपके लिए, क्वालिटीज शुरू में थी ऐसे ही ना। देखो ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो ये इतना सारा काम आपको करना पड़ेगा, मैं निशान लगा दूंगा, तो इसलिए निशान लगाना कितना ज़रूरी है, कितना यार, एक नंबर भी मिल जाए, दो नंबर भी मिल जाए बहुत है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो ये मिल गया, ये तीन सामने लिखवाए थे, तीन, सिर्फ इनको याद रख लो, याद है, बस उसी को ही देखना है। ये देखो, ट्रू एंड फेयर व्यू, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ये रहा जी, कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो, फ्री फ्रॉम एरर हो। अब ये मैं निशान लगा के आपको दे दूंगा, ये आपका हाईलाइटेड होगा। अब आपको इतना तो पता है ना, फ्रेमवर्क के अंदर क्वालिटीज पढ़ी हैं, अब आपने सिर्फ तीन चीजों को निशान लगाना है इस फ्रेमवर्क में, यानी जो स्टिकी नोट लगाना है। एक जगह पे आप लिखेंगे क्वालिटीज, दूसरी जगह पे आप लिख देंगे वो रिकग्निशन, वो जो हिस्टोरिकल वाला, तीसरी जगह पे कैपिटल मेंटेनेंस, और एक अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी की डेफिनेशन जहाँ आती है वहाँ पे जाके लिख देंगे। वो जो अभी मैंने फारून वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वो भी इस फ्रेमवर्क के अंदर लिखी हुई बातें मौजूद है, इनकम की डेफिनेशन, एक्सपेंस की, लंबी लंबी कहानी है, मैंने तो उसमें से एक एक डेढ़ लाइन आपके लिए हाईलाइट ही करनी है ना। तो ये 4 स्टिकी नोट्स लगे होंगे, आपको समझ आ जाएगी कि जी कैपिटल मेंटेनेंस का सवाल है। पहली बात है तो भूलते नहीं है, भूल भी जाता है बंदा, जैसे इस तरह की टेक्निकल बात लिखी हुई आगे तो बस ओपन करना है, स्टिकी नोट लगा हुआ है, कैपिटल मेंटेनेंस फिजिकल वाला है, अच्छा ये लिखा हुआ, ओके टिक, ओके यार, नहीं तो क्रॉस। इनकम की डेफिनेशन उसने पूछी, फौरन गए इनकम पे, यार बात पूरी नहीं है, बात अधूरी है, फॉल्स, ठीक है। अफादियत, स्टैंडर्ड्स जिन्होंने अभी तक भी नहीं लिए, पिछली जूम मीटिंग में एक बच्चा मिला, कहने लगा अभी तक भी स्टैंडर्ड नहीं लिए, क्या ख्याल है पेपर पास हो जाएगा। मैं कहा यार मेरी दुआ है अल्लाह करे पास हो जाए, क्योंकि उस्ताद का तो काम ही है दुआ करना, और हो भी जाता है कभी कभी ऐसा, लेकिन वो ऐसे ही है कि जिन्होंने याद किया हो या जिनका बाकी पर्चा अच्छा हो गया हो, ठीक है। लेकिन ये नंबर में तो मार खा ही जाते हैं वो बच्चे, तो जिनके पास ये एज मौजूद होगा, ये एक एक्स्ट्रा एज ही है ना,
7 नंबर का पर्चा आया, 3-4 नंबर उसमें से आप यहाँ से देख कर लेते हो, तो मेरे ख्याल में तो ये थोड़े नंबर नहीं होते। स्टैंडर्ड्स हाई कैप से मंगवाने पड़ते हैं। अब किसी सीनियर के साथ रब्ता करो, FAR 2 और FAR 1 का पेपर डिफरेंट डेज में होगा ना, तो उससे लेके चले जाना, मशवरा है मेरा जी। तो भाई ये कह रहा है कंप्लीट, रिलायबल, कंप्लीट, न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम एरर होता है, और ये कह रहे हैं कंप्लीट, रेलिवेंट। भाईजान ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है आपने, ये सही नहीं है, क्योंकि उसने क्या कहा है, विद रेफरेंस टू कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ऐसे जनरल बात नहीं करनी, ठीक है। तो सोल्यूशन देखें जी क्या कहता है। सोल्यूशन में कह रहा है फॉल्स है, द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंप्लीट, न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम एरर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट, इन वैल्यू इन यूज। अच्छा, जो पहले डायरेक्ट पता लग जाए अच्छी बात है, जो ना पता लगे उसके लिए देखने जाना है। ये नहीं कि पागलों की तरह याद भी आ रहा है, हाँ जी यही है, नहीं मैं तसल्ली तो कर रहा हूँ, ये फजूल हरकत होगी, ठीक है ना। इफ इन वैल्यू इन यूज मेथड एसेट्स आर मेजर्ड एट अमाउंट दैट वुड बी पेड टू परचेज द सेम और सिमिलर एसेट करंटली। नहीं 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 नहीं, वैल्यू इन यूज में एसेट को मेजर करते हैं कैश फ्लोज पर, जो कि फ्यूचर में आएंगे, इंक्लूडिंग वो कैश फ्लो जो डिस्पोजल से आएगा एट एंड, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू, ये कहलाती है वैल्यू इन यूज। ये तो शायद करंट कॉस्ट की बात कर रहा है, कुछ रिप्लेसमेंट कॉस्ट जैसी कुछ बात कर रहा है, ये फॉल्स है। मतलब करंट कॉस्ट बेसिकली ब्रॉड हेडिंग है, जिसमें फेयर वैल्यू भी है, वैल्यू इन यूज भी है, करंट कॉस्ट भी है। करंट वैल्यू और हिस्टोरिकल, करंट कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये 2 बेसिस है। फिर उसके अंदर हिस्टोरिकल तो होगी ना पुरानी, करंट के 3 है, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज और करंट कॉस्ट, इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखें जी क्या कहते हैं। 5th फॉल्स है, वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, वैसे उसने कहा हुआ है। अच्छा गिव रीजन, नहीं ठीक है भाई, देना पड़ेगा, शुक्र है, मैं शुक्र है बता रहा था आपको बताना पड़ना है ये फॉल्स, और साथ ही जो मैंने बात की वो बतानी कि वैल्यू इन यूज तो होती है, आपको बचपन से याद करवाया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इंक्लूडिंग कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल एट द एंड। अपने अल्फाज में लिखना है, बात ही बतानी है, ठीक है। तो वैल्यू यूज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज और अदर इकोनॉमिक अंग्रेजियां दैट एन एंटिटी एक्सप्रेस ड्राइव फ्रॉम यूज ऑफ एसेट एंड फ्रॉम इट्स अल्टीमेट डिस्पोजल। और अगर चाहते हो यही वाला लिखना है तो कोई मसला नहीं है, स्टैंडर्ड ओपन करोगे, 4 स्टिकी नोट्स लगे होंगे, मैं तो ऐसे ऐसे घूम रहा हूं ना, आपके पास तो 4 स्टिकी नोट्स लगे होंगे। आप कहोगे जी वो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट के लिए आपने लिखा होगा मेजरमेंट बेसिस की स्टिकी नोट, आ भी जा यार, वो भी नाराज हो गया। ये इधर आओगे, इधर वैल्यू इन प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू इन यूज क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, पता है, ठीक है। एसेट्स आर कैरिड एट प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इन नोट लायबिलिटीज कैरिड एट। अच्छा बस वही बात है तकरीबन, जल्दी, खैर चलें, हमने लिख ही लिया कुछ ना कुछ। नेक्स्ट, किधर गया यार ये, आजा यार। करंट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू आर एग्जिट वैल्यूज, करंट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू आर एग्जिट वैल्यूज। एग्जिट वैल्यू तो नहीं थी, एग्जिट एंटिटी वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंटिटी वैल्यू थी। किसी हद तक आप उसको वैल्यू इन यूज को भी किसी हद तक कह सकते हैं एंटिटी वैल्यू, वैसे मैंने वहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि वो भी हमारी नज़र से देख रहे थे हम एसेट को, लेकिन ये फेयर वैल्यू या करंट कॉस्ट ये तो एग्जिट वैल्यूज ही हैं, ठीक है। ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, जाके देखना पड़ेगा कितने पे है, कितने पे है, जाके देखना पड़ेगा भाई। देखो अभी ताज़ा ताज़ा पड़ा है, भूल जाता है ना इंसान, जाके देख लेते हैं यार, यहाँ पे भी वही खुला हो। एक तो भागना बहुत पड़ता है। अब देखो ना यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें थी, तो मैं स्टैंडर्ड में भी थोड़ी सी चीज़ें बना दूंगा आपको। स्टैंडर्ड तो इतना ढेर सारा, वो कितने सफ़े लिखे हुए हैं, परेशान हो गए अंग्रेजी देख के, नहीं बस हर सफ़े पे एक दो लाइंस हाईलाइटेड होंगी, बस वही आपके मतलब की होंगी और इनफ है वो। कितने गया साडा मेजरमेंट, टेबल में नहीं, नीचे मैंने वो सही भी किया हुआ था। ये करंट कॉस्ट लाइक हिस्टोरिकल कॉस्ट इज एन एंटिटी वैल्यू, इट रिफ्लेक्ट्स प्राइस, ठीक है जी, यानी करंट और हिस्टोरिकल तो हैं एंटिटी वैल्यू, ठीक है। एग्जिट वैल्यू कौन सी है, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज, फुलफिलमेंट वो लायबिलिटी के लिए कहता है, विच आर एग्जिट वैल्यूज। छोटी सी बात थी लेकिन बहरहाल जहन में रखा हुआ था हमने, तो ये भी फॉल्स हो गया। आंसर क्या है,
ये फॉल्स है। करंट कॉस्ट जो है वो एंट्री वैल्यू या एंटिटी वैल्यू कह लें, ठीक है जी। नेक्स्ट, एंटिटी वैल्यू या एंट्री वैल्यू एक ही बात होती है, फेयर वैल्यू सिर्फ एग्जिट वैल्यू है, बस ये ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड ओवरराइड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। हाँ जी बिल्कुल, हमने पढ़ा था स्कोप के अंदर, कहते हो तो दिखा देता हूँ। अच्छा यस सर, फरमाइश चाह रही, यस सर दिखा दें। अच्छा यस सर पहले पेज पे कहा है आपने, थोड़ा क्लियर कहते हैं, ठीक है। वो कहता है कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स ओवरराइड कर जाएंगी फ्रेमवर्क को, यही पढ़ा था हमने। ये देखो, ये ISB may sometime require specify requirements in a standard that depart from aspects of conceptual framework। ठीक है, लिखा हुआ उन्होंने, बिल्कुल ट्रू है। क्या कहा था? ये वो एक ही बात है यार, उसका मतलब ही यही है कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो फ्रेमवर्क और IFRS में तो कौन प्रिवेल करेगा? तो इसका मतलब यही है ना, इसका मतलब यही है कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है और फिर ओवरराइड भी कौन कर गया है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, अगर समझो तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ओवरराइड्स रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो मैंने वो एक लाइन निचले वाले पैरा की ही सलीस अंग्रेजी लिखवाई हुई थी कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, अब कॉन्ट्राडिक्शन आया तो कौन प्रिवेल करेगा? स्टैंडर्ड ओवरराइड्स, स्टैंडर्ड ओवरराइड्स, ठीक है जी। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, ओहो मुझे भूल गया, मुझे यार कितने गया यार, कहाँ है मेरा वो फ्रेमवर्क, मुझे भूल गया कौन सा। वैसे चल वैसे पढ़ तो लें यार, हो सकता है वैसे याद आ जाए, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस दो थे, फिजिकल और फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में रियल और मनी, मनी में कोई इन्फ्लेशन नहीं डालते थे और रियल में जनरल इन्फ्लेशन। अच्छा चलो जेन में है, पढ़ते हैं, अल्लाह करे समझ आ जाए, वरना फिर फ्रेमवर्क खोलेंगे बाद में। Financial capital maintenance is likely to be most relevant to investors as they are interested in maximizing the return on their investment in purchasing power। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। पढ़ाया नहीं है लेकिन आपके लिए बनाया ज़रूर हुआ है, पिक्चर बनवानी है आपको, रह गई थी सुबह वाली क्लास में भी एंड पे, और क्योंकि टॉपिक नहीं ना कंप्लीट हुआ, टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसी वक्त कहा जाता है इसकी तस्वीर बना लो, इसकी तस्वीर बना लो, समझ आ रही है ना। तो वो एक चीज़ है जिसकी तस्वीर आपने बनानी है, उस चीज़ को आप तस्वीर में ले लें, फिर मैं बाद में सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहाँ पे बनाई थी, ये क्वेश्चन बैंक 1 मैंने रेफर कराना था 7। अच्छा जी बच्चों, कैपिटल मेंटेनेंस की समरी है, फाइनेंशियल होता है, फिजिकल। ये मैंने ऐसे बनाया था जिस तरह से हमने बोर्ड के ऊपर बनाया था, ठीक है। पहले सुन तो ले, चल बना ले, पहले तस्वीर बना। ये भी किताब में लिखा हुआ है, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा हो तो। जो कमेंट्री लिखी हुई थी ना और जो वो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी, मैंने कहा था रीड कर लेना, मैंने नहीं पढ़ाई, लेकिन मैंने ये बनवाना था क्योंकि उस सारे के अंदर ये बात लिखी हुई थी। और देखो उसमें से एक नंबर भी आ गया, तो मैं कैसे छोड़ सकता था। तो मुझे पता था बहुत सोने कहना है, कह तो रहे हैं कि करवा दिया है, वही लिखा हुआ है, छोड़ो। वो साथ वाला भी कह रहा था कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं है उसने, मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा। तो जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए फिर ये भी है। अब जो अच्छे बच्चे थे उन्होंने पढ़ लिया, जो नहीं पढ़ा उस्ताद तो उसको भी कोशिश करता है ना कुछ पढ़ा दे। तो क्या है जी, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स में, मतलब कोई इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं। अल्टरनेटिव नेम इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट, मोस्ट रेलिवेंट टू इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, जबकि इन्फ्लेशन रिजर्व कट करने से प्रॉफिट्स कम, रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाती हैं ना, तो उनको रिटर्न्स उसी हिसाब से कम मिलते हैं, तो वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते इसको, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल रियल टर्म्स में हो तो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट है जनरल रेट वाली। फिर अल्टरनेटिव नेम इसका क्या है, कांस्टेंट परचेजिंग पावर, ये भी कहीं ना कहीं यूज हो जाता है MCQ वगैरह में। फिर ये भी इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड होते हैं बहरहाल, क्योंकि इससे वो भी बच रहे होते हैं, फिर भी इससे बहुत बच रहे होते हैं। और ये फिजिकल, इसमें भी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट था हमारी प्रोडक्ट वाला, इसका नाम करंट कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, अल्टरनेटिव, ठीक है। और ये रेलेवेंट है मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज़, क्यों, ये चाहेंगे एंटिटी लंबा अरसा सर्वाइव करे, मैनेजमेंट भी। और इन्वेस्टर तो क्या है, शेयर खरीदे बेचे, वो लोगों को ज़्यादा पसंद वो होगा जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं। और जो मैनेजमेंट है, जो बिज़नेस के ओनर्स हैं, ठीक है, या जो एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पे,
उनकी तो यही ख्वाहिश होगी ना कि ये फले फूले बड़े चलती रहे ताकि हमारा रोज़गार भी लगा रहे। तो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ आर इंटरेस्टेड इन फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, ठीक है, एज दे आर इंटरेस्टेड इन असेसिंग एंटिटीज़ एबिलिटी टू मेंटेन ऑपरेटिंग कैपेसिटी। वो चाह रहे होते हैं कि हम देखें कि ऑपरेटिंग कैपेसिटी इसकी मेंटेन रहनी है या नहीं रहनी है, ठीक है। तो ये वो उन सफ़ों के ऊपर जो काम की बात थी ना, वो जो एंड पे फिजिकल कैपिटल, जो कैपिटल मेंटेनेंस वाले 3-4 सफ़े थे, मैंने कहा था पढ़ लेना। वैसे कितनों ने पढ़ा था उसके अंदर? इसके अलावा तो कोई बात नहीं थी, ये भी मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली थी कि काम की बात बस इतनी सी ही है। तो ये तस्वीर आपको बनवानी थी, ठीक है जी। हो सकता है ये तस्वीर बाद में बनवाऊँ, ज़रूरत पड़े तो, अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे मैंने पढ़ा दिया। मैं चाह रहा हूँ कि इसको, लिखा हुआ तो है मैंने ऊपर, लेकिन मेरा दिल है, देखो ना, एग्जिट वैल्यूज़, एंटिटी वैल्यू, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हम उसको स्टैंडर्ड से जो है वो कवर करें। बस इसी तस्वीर जहन में रखें क्योंकि ये छोटी सी चीज़ है, ये वैसे ही जहन में रखना मुनासिब है, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस ढूंढने को फ्रेमवर्क से भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन अब टाइम भी ज़ाया होना है, कहते हैं तो ढूंढ लेते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस बहरहाल मिल ही जाएगा, छोड़ें इसको, इधर आएँ जी। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस is likely to be most relevant to investors as they are interested in maximizing the return on their investment and purchasing power. And purchasing power ने बड़ा परेशान किया है। अच्छा, इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे सिर्फ ये अंदाज़ा हो रहा है कि चूँकि दोनों में ये लिखा हुआ था, एक हिस्टोरिकल में भी लिखा था इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है, और दूसरे वाले में भी वो जो परचेज को कांस्टेंट रखने वाला मेथड था, जनरल इन्फ्लेशन रेट वाला। तो इसका मतलब ठीक है कि इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग पावर दोनों ही इसमें आ जाते हैं। ट्रू है ये? परचेजिंग पावर दोनों में नहीं आता? परचेजिंग पावर दोनों में नहीं आता, मैंने तस्वीर तो दिखाई है अभी, लेट मी दिखा अगेन, ये फिर इधर आ गया। उसका सोल्यूशन तो देख लें वो क्या कहता है। ट्रू, इसका नाम कांस्टेंट परचेजिंग पावर है, ठीक है। वो तो हम अलग बात करते हैं कि स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग कैपेसिटी भी यही रही, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ 110 वाली चीज़ लें, ये ही पेन लेते रहें। 110 वाली चीज़ का मतलब ये है कि हमारी ताकत 110 की रही है, तो परचेजिंग पावर यहाँ पे मेंटेन्ड है, यहाँ पे तो वो भी मेंटेन्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे परचेजिंग पावर मेंटेन्ड है। 100 रुपये की परचेजिंग पावर कम हो गई है, 110 उसके बराबर चाहिए, 107% अगर लगाएं तो वो 107 हमने रखा हुआ है, लेकिन ऑपरेट उसी तरह पे, उसी कैपेसिटी पे करते रहें जो हम पहले कर रहे थे, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बहरहाल यार 1-2 नंबर माफ़ भी कर सकते हैं आप इनको। ओहो जी, बाकी ये सवाल देख लो, अब उसने ऐसे भी कभी कभी पूछ लेना होता है, लेकिन ये 2020 की बात है। वैसे तो अभी उन्होंने ओपन बुक कर दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल अगर उनको ये पता लग जाए कि बच्चों को ये पता है कि फ्रेमवर्क पढ़ा है, तो वो थ्योरेटिकली पूछेंगे इस बात को। तो इसको बस देख लो एक दफ़ा। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड बेसिस फॉर मेजरमेंट? ये वही बेसिस फॉर मेजरमेंट है जी। कौन सी? हिस्टोरिकल और करंट वाली, ठीक है। गिव 2 एग्जांपल्स वेयर 2 डिफरेंट बेसिस आर यूज्ड इन कम्बिनेशन टू। पढ़ लेना इसको एक बार, लेकिन मैं को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। अब ये आपको क्या मैंने कहना, पुरानी बात है, वो कहते थे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट बताओ, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह है, ये कर लेते हैं। फॉर मेजरिंग वैल्यू ऑफ, इस तरह के सवाल आ सकते हैं ना। फॉर मेजरिंग वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अ कंपनी इज कंसीडरिंग फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल इज 864 बेस्ड ऑन सेल प्राइस ऑफ अ सिमिलर मोटर व्हीकल इफ सोल्ड टुडे। आइडेंटिफाई बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटर व्हीकल, ये मुझे अजीब सही लग रहा है, मैंने नहीं पढ़ा, शायद आगे पढ़ लेते हैं, बाकी फिर देखते हैं। 4 नंबर में से 3 को पहले देख लें। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल एट 1235 बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल व्हेन परचेज्ड 2 years अगो। ये क्या है? ये तो हिस्टोरिकल है, चलो ये पता लग गया। आगे, वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल एट 1481 बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सिमिलर मोटर व्हीकल इफ परचेज्ड टुडे, इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल एट 8 लाख एट विच है बेसिकली, एट विच
प्राइस ऑफ मोटर व्हीकल डीलर इज विलिंग टू परचेज, ये क्या है जी, फेयर वैल्यू है। चलो जी ये तो मुझे पता लग गए। अब आप कहेंगे पता है क्या, वैल्यू इन यूज़ ही बचा है, वही लिख देते हैं। मसला ये है कि वो वैल्यू इन यूज़ नहीं है। तो पुराना सवाल है, शायद कोई और मेथड भी रहा होगा, सोल्यूशन से ही जाके देख लेते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए आपको, मैं श्योर होकर ये बात कही ना कि जो पढ़ाए हैं फ्रेमवर्क में दिखाए हैं वो यही थे ना, तो उनके अलावा कोई है तो अब फिर देख लेते हैं उसका नाम क्या रखा हुआ है इन्होंने, रियलाइजेबल सेटलमेंट वैल्यू। तो बहरहाल अब ये फ्रेमवर्क के अंदर मुझे नज़र कहीं नहीं आया, इसलिए आप परवाह ना करें, आप इस पॉइंट को ही काटा कर दें। ठीक है जी, कि ये अब रेलेवेंट नहीं है, शायद उस वक्त में फ्रेमवर्क के अंदर ये होता होगा। ठीक है, या जनरल बात डाल दी होगी, कोई बात नहीं, 100 में से 101 नंबर तो लेने नहीं होते। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आधे नंबर हर सवाल में से आपके लिए पड़े होते हैं। ये बात जब तक आपको समझ नहीं आएगी, सीए का पर्चा पास करना आपको नहीं आया, इसका मतलब हर सवाल में आधे नंबर आपके लिए पड़े हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो उससे भी ज़्यादा आएंगे, आधे से भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन बैंक में क्या फरमाते हैं जी मोहतरम आई कैप। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन बैंक वो तो हमने कर लिया, आकिफ वाला, आकिफ और उसका बर्गर। ये दूसरी क्लास में आकिफ हो गया था सुबह वालों, ये तुम्हारा अकाउंटेंट दूसरी क्लास में आया था, फिर हमने सजा के लिए ना किसी को भगाया था बार 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 बार, जाओ वापस जाओ वापस। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In case of conflict between requirement of conceptual framework and IFRS, requirements of conceptual framework shall prevail. False? अच्छा सॉरी, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा फिर। इन केस ऑफ conflict between requirements of conceptual, ये तो सही है, requirements of, नहीं 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 नहीं, सही फरमा रहे हैं आप, वाह जी वाह, आप लोग तो छा गए हैं माशाल्लाह, आ गया आपको, आ गया। अब देखो वही वाली लाइन ही है भाई, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। भाई इसने यही बोला था, शुरू बात ही यहीं से हुई थी कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट अ स्टैंडर्ड, ये ट्रू है। ठीक है, ये बस फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, ऐसी कोई एक लाइन पर्पस में से कोई एक लिख देनी थी यहाँ पे। अगर वो कह रहे हैं ना साथ में रीजंस भी बताओ, ठीक है, तो आपने क्या लिखना था कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट अ स्टैंडर्ड, इट जस्ट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन दैट असिस्ट IESB फॉर, कोई एक जो पर्पस याद आ जाए, ना याद आए तो फ्रेमवर्क खोल के देख लेना, पर्पस लिखे हुए हैं, एक 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 रीज़न बस काफ़ी है। ठीक है, उसने क्या बोला है, रीजंस फॉर स्टेटेड आंसर्स। अब उसमें ऊपर क्या रीज़न है, बस ऊपर रीज़न भी यही है, उसको फॉल्स कह दें बस। अब उसमें रीज़न क्या देंगे, हम बता दें, आप यूँ लिख देंगे, वो पहली वाली लाइन जो आपको मैं हाईलाइट कर दूंगा इंशाल्लाह स्कोप में, पहली वाली लाइन तो लिख सकते हैं ना, जो उसने यूँ लिखी हुई थी कि नथिंग इन स्टैंडर्ड, वो जो पहली वाली लाइन थी, ठीक है, वो वाली लिख देंगे। HR related cost is recorded as an asset in financial statements since economic benefits is probable from human resource, never। ये तो भाई बहुत फजूल बात है। आप इसमें रीज़न लिखोगे, एम्प्लॉइज़ कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, एम्प्लॉइज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इसको कभी भी एसेट नहीं बनाते। हिम्मत करें, हिम्मत। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। बहरहाल, इज़ रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट एंड मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, ये फॉल्स है जी। अब जब आप बड़े होकर, ये आपसे पूछ नहीं सकता, क्वेश्चन बैंक में इसने लिखा है, ये ज्यादती है इसकी। बहरहाल पूछ इसलिए नहीं सकता क्योंकि IAS 38 का कॉन्सेप्ट है FAR 2 के सिलेबस में, जिसमें आपको जाके पढ़ाया जाएगा कि इंटरनली जनरेटेड 5 चीज़ें होती हैं। एक इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, दूसरा इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, तीसरा मस्ट हेड कहते हैं, ये जो अखबार के ऊपर नाम, जंग, नवाए वक्त, ठीक है, उसके बाद कस्टमर लिस्ट है, और एक और चीज़ है। ये 5 चीज़ें इंटरनली जनरेटेड हों तो इनको कभी भी आपने इंटेंजिबल नहीं रिकॉर्ड करना होता। अब ये बात IAS 38 पढ़ेंगे तो पता लगेगी, तो ये आपसे पूछ नहीं सकता, लेकिन ये है फॉल्स, क्योंकि इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है जी, ओके, एज पर IAS 38। बहरहाल, व्हेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स अराइज ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स, यानी कि काफ़ी अरसे तक फ़ायदा आना है, and the association with income can only be decided in broad terms, expenses should be recognized in profit and loss for each accounting period on the basis of systematic and, ये क्या बात कर रहा है, कुछ समझ आ रही है? वो कहता है जी बेनिफिट्स, एक ये अब आपने बचपन से एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, गवर्नमेंट ग्रांट से सीखना शुरू किया था मैंने,
एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ वैसी ही बात मुझे लग रही है, पढ़ो ज़रा। एन इकोनॉमिक बेनिफिट्स राइज ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स एंड एसोसिएशन विद इनकम can only be decided on broad terms. Expenses should be recorded in profit and loss for each accounting period on the basis of systematic and rational allocation procedure. यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस को आपने, मतलब वो बेसिकली एसिड की कुछ बात कर रहा है, जैसे एसिड से फ़ायदा कई साल आना हो तो इसका डेप्रिसिएशन भी कई साल पे डिवाइड करते हैं, कुछ ऐसी बात मिलती जुलती कर रहा है। बहरहाल मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ट्रू है ये। व्हेन एन आइटम of expenditure expense is not expected to provide any future economic benefit, it is recorded as an asset, never। ये तो बिजली का बिल है, ये तो एक्सपेंस है, ये फॉल्स है। क्या जी? जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ना देता हो आइटम ऑफ एक्सपेंस, इसका मतलब है वो बेनिफिट दे चुका है तो उसको तो फ़ौरन हमने एक्सपेंस आउट करना होता है। बिजली इस्तेमाल हो चुकी है, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, डेबिट, कैश क्रेडिट। In fair value method, assets are measured at amount that would be paid to purchase the same। नहीं यार, फिर ज़रा पढ़ लो। In fair value method, assets are measured at amount that would be paid to purchase the same or similar asset। वो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट टाइप चीज़ है। फेयर वैल्यू तो होती है जो मार्केट के अंदर कस्टमर आपको आके कह रहा है कि जी इस पे ले लेंगे, तो ये भी क्या है? फॉल्स। जी तकरीबन वही लग रही है मुझे। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 फिर वही आ गया, आइडेंटिफाई। पता नहीं, बस ये फिर देख लो। अब क्वेश्चन बैंक में भी देता है और पास पेपर में पूछा हुआ है तो पता होना चाहिए। बहरहाल ये सारी प्रैक्टिस से आप 70-80% बात आपको वैसे समझ आ जाती है, और जहाँ पे फंसेंगे उसके लिए मैं इंशाल्लाह कल आपको स्टैंडर्ड हाईलाइट करवा दूंगा, मोटी मोटी बातें। अभी मैं इसलिए नहीं चल रहा देखें क्योंकि सारा पढ़ना पड़ेगा, सारा पढ़ते हुए आपका टाइम ज़ाया होगा, तो मैं बैठ के पढ़ता जाऊंगा और मतलब कि एक दो चीज़ें हर जगह पे मैं हाईलाइट करके सिर्फ आपको आके कहूँगा कि ये हाईलाइट कर लें। ठीक है, ओके, डन। अच्छा जी, रिक्वायर आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द अबव स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड एज फॉल्स। हाँ, यहाँ पे सिर्फ फॉल्स वाले की बतानी है भाई, यहाँ उसने कह दिया है। ठीक है, सवाल सेम है। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस मेजर्स प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड। इनकम, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, ये तो पास पेपर वाला ही है। देख लो ज़रा, कोई और तो नहीं है इसके अंदर? ये पास पेपर का नंबर 4 था, 5 था। चलें जल्दी से आ जाएं अब MC क्या उस पे जो भी था यार, पीछे जो किया पास पेपर ये करवा के फिर देखते हैं, कुछ कर लेते हैं। टाइम हुआ और मिजाज हुआ तो वैसे मैंने तैयारी भी करनी है, लेकिन ये तो फटाफट करें ना। कितने MCQs हैं? ओ माय गॉड, स्प्रिंग 2022। MCQ भी इसमें से आते हैं जी। 1 नंबर का MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन IFRS एंड नथिंग इन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड्स IFRS। ये तो बिल्कुल सही है। वन ऑफ द पर्पज ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज टू असिस्ट IASB टू डेवलप IFRS दैट आर बेस्ड ऑन। ये ज़रूरत नहीं है की, क्योंकि मैंने आपको आदत क्या डाली है, जब भी रिवीजन करने बैठोगे एक नज़र डालोगे, वो काफ़ी होता है। अभी भी आपको याद है, स्टिल भूल जाओ तो सबसे पहला फ्रेमवर्क का सफ़ा उस पर लिखा ही पर्पज़ हुआ है, उसमें ये पहला दूसरा पॉइंट नज़र आ जाएगा आपको। ये दोनों ही करेक्ट हैं। ये देखो हर दफ़ा ही आ रहा है MCQ, 1 2 MCQs 3 MCQs अक्सर इसमें से आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो एक ही अटैम्प्ट के 2 MCQs नज़र आ रहे हैं आपको। ऐसे ट्रू फॉल्स आ गया होगा, साथ में कोई एक आधा MCQ आ गया होगा। कभी कभी बहुत गुस्सा भी कर जाता है क्योंकि बच्चे इसको लिफ्ट नहीं करा रहे होते। खैर हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को लिफ्ट कराई है, कोई ऐसी चीज़ तो हमने नहीं छोड़ी ना जिसको कोई, मतलब जिसमें कमी बेशी रह जाती थी वो बाद में पिटाई चलती रहती थी। लग रहा होता था यार ये सही तैयार नहीं हुआ, लेकिन अगले टॉपिक में उसकी जान ही नहीं छोड़ते थे हम, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो जाता था। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, बस रेशोज़ में चूँकि मैंने आपके छोड़ दिया था 4 सफ़े बना के, तो वहाँ पे ना 4 सफ़े किसी ने याद नहीं किए, है ना। तो देख लो अब प्रेप लीव के अंदर 4 सफ़े याद करके जो सवाल दूंगा कम से कम उनको अटैम्प्ट कर लेना। मेरी कोशिश ये है, रिवीजन प्लान में इस वजह से भी पुराने वाला अभी तक ऐसे ही देता था कि चलो ये तो शुरू करो। मेरी कोशिश ये है कि ज़रा मैं इस दफ़ा ग्रुपिंग कर लूँ क्वेश्चंस की, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठें तो आप क्वेश्चंस की तरफ जब आएँ तो आप उनको उसी हिसाब से कर लें जिस हिसाब से वो एक जैसे सवाल होने चाहिए।
ठीक है ना, एक तरह के सवाल इकट्ठे करें ताकि थोड़ा सा आप पक्के हो जाए। ये ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, आपने रिवीजन करनी है अपने लेक्चर नोट्स की तरतीब में, और फिर एंड पे जाके रिवीजन प्लान को टिक कर लेना है। कोई सवाल रह तो नहीं गया, जो रह गया होगा वो फिर बाद में कर लेंगे। तरतीब इंशाल्लाह बताऊंगा आपको आखिरी क्लास के अंदर कि कैसे जाके आपने तैयारी करनी, ठीक है, कल होपफुली। एन एंटिटी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 550 फॉर द ईयर 20 बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इट, ये नहीं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चल रहा है। इट हैड ओपनिंग कैपिटल ऑफ 1500 ड्यूरिंग 20 स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्सेस राइज बाय 15%। Oh my God, while general price indices increased by 10, how much profit should be recorded? मतलब वो कह रहा है कि प्रॉफिट कितना है 550, और इट हैड ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, ओपनिंग कैपिटल है, अच्छा ओपनिंग कैपिटल कितना है जी 15 लाख। अच्छा, अब फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के तहत वो पहले क्या कह रहा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के तहत कैपिटल कितना पड़ा हुआ है, ऐसे करके नहीं लिखता था मैं कैपिटल डिब्बे में, तो ये पड़ा हुआ है फिजिकल वाला, ये हिस्टोरिकल वाला, ठीक है। अब वो कहता है बताइए तो सही ज़रा, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट लगाएं तो कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड करें। अब प्रॉफिट है कितना, ये यहाँ पे करके लिखते थे। अब इसमें ना मेरे बच्चों जनरल प्राइस इंडेक्स है 10%, 550 में से 10% गया, कितना आता है, एक मिनट, 1 बाय 1 कर लो। 550 में से कितना परसेंट गया, वो कहता है स्पेसिफिक इंडेक्स है 15, 10% भी माइनस करना होता है और 5 भी करना होता है। लेकिन फिजिकल के अंदर अगर डायरेक्ट दे देता तो हम बार बार तो नहीं करते थे, हम स्पेसिफिक को ही उठा लेते थे, यानी 15% को साइड पे कर लें। अब प्रॉफिट में से हम यहाँ पे करते थे जी, इसका नाम क्या रखा था हमने, इन्फ्लेशन रिजर्व तो दूसरा था ना, इसका नाम क्या रखा था, अच्छा जो भी लिख दें कोई मसला नहीं, इसको भी इन्फ्लेशन रिजर्व, सिर्फ रिजर्व लिख दें, सिर्फ रिजर्व लिख दें, जहन में नहीं आता तो बिल्कुल ठीक है जी। 5500 का 15% निकाल के साइड पे कर दें, सही है ना, 5500 का 15%, प्रॉफिट की परसेंटेज लगा के साइड पे करते थे। नीचे दूंगा, कौन को नीचे, कैपिटल को पकड़ा था, कितना लगाया था इसने अकाउंटेंट ने, 1000 रुपया, 1000 रुपया लगाया था ना। हमने कहा था ये कमा के लाया 1400, ये 400 का बर्गर खाने जा रहा था, हमने कहा ठहर जा भाई, 1000 के ऊपर 7% लगा और 70 रुपये और रख के आ। फिर दूसरी बार रोका था, ऐसे कहा था ठहर जा भाई, 1100 और 1000 का डिफरेंस 100 रुपया ऐड कर वहां पे रख के आ अलग, ठीक है ना। तो इसका मतलब कैपिटल की परसेंटेज लगा के रिजर्व बनाते हैं। 500 कभी नहीं लेना आपने, तो सॉरी 550 नहीं लेना बल्कि 1500 लेना है और इस पर 15% लगाना है। बोलो 220, ये 225 माइनस हो जाता था और बाकी जो बचता था वो प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट 550 में से अगर 225 माइनस करें तो कितना बचता है, शुक्र है सही ऑप्शन, मैं तो परेशान हो गया। यानी कि ये 225 यहाँ पे करंट कॉस्ट रिजर्व बन जाता था, ठीक है ना। लेकिन उसने पूछा हमसे क्या था, कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है, तो भाई 225 तो रिजर्व बना लेना, तो प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड करना है फिर रिटेन्ड अर्निंग में, ठीक है, तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरमेंट बेस, ये ऐसे आसान भी आते हैं, देखो ये भी पास पेपर का ही एमसीक्यू है, पढ़ा हुआ हो ना। वैल्यू इन यूज, ये तो ठीक है। करंट कॉस्ट मेजरमेंट बेसिस है, ये तो ठीक है। फेयर वैल्यू, फुलफिलमेंट वैल्यू मुझे कहीं नजर नहीं थी आई, वैसे आई थी फुलफिलमेंट वैल्यू, जरा पढ़ लेना फुलफिलमेंट वैल्यू क्या चीज़ किस तरह से कह रहा है, ठीक है ना। बेसिकली वो एसिड्स की बात कर रहा है, और मैंने बार बार ये पढ़ते हुए कहा था फुलफिलमेंट की बात है, लाइबिलिटी की बात है, लाइबिलिटी की बात है, लाइबिलिटी की बात है, ठीक है ना। तो लाइबिलिटी की बात कर रहा था, और यहाँ पे क्या कह रहा है, मेजरमेंट बेसिस फॉर एसिड्स, ठीक है। तो ये सब तो हैं, ये नहीं है, इसलिए बी इज द फुलफिलमेंट। पढ़ लेना ना वो जहाँ पे जुमले लिखे हुए थे, जहाँ पे ये मेजरमेंट बेसिस गिवन थी ना, वहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ था, दिस इज, नहीं बुरा केड़ा मना,
अच्छा ना मनाना, ये मिला नहीं मिला, ये नहीं मिला, कहाँ है फुलफिलमेंट, कहीं बता दो यार। हैं ये वैल्यू इन यूज एंड फुलफिलमेंट वैल्यू रिफ्लेक्ट सेम फैक्टर्स डिस्क्राइब फॉर फेयर वैल्यू बट फॉर एंटिटी स्पेसिफिक रादर देन फॉर, यहाँ पे भी बात नहीं बनी। कॉस्ट ऑफ एन इक्विवेलेंट कंसिडरेशन दैट वुड बी पेड प्लस ट्रांजैक्शन कंसेशन दैट, नहीं ये लिखा हुआ है सर, ये लाइन इन सम केसेस में सही है, जैसे लाइन current cost like historical cost is an entity value, it reflects price in the market in which entity would acquire asset or would incur a liability. Hence it is different from fair value, value in use and fulfillment value. यहाँ से नहीं पता चलता, यहाँ से नहीं पता चलता। मैं उसको ये समझा रहा हूँ कि मैंने जहाँ पे बोला था ना आपको कि यार ये एसेट के लिए पढ़ो सिर्फ, और फुलफिलमेंट वैल्यू जो है वो लाइबिलिटीज़ के लिए यूज़ होती है, वो मुझे आपने नहीं ढूंढने दिया, मैं खुद ढूंढ लेता हूँ। ये वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू डिराइव फ्रॉम यूज ऑफ एन एसेट और फ्रॉम अल्टीमेट डिस्पोजल। ये होगी बात। अगली बात ये लिखिए, फुलफिलमेंट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश और अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी ऑब्लाइज्ड टू ट्रांसफर टू एज इट फुलफिल्स अ लायबिलिटी। तो फुलफिलमेंट वैल्यू कहलाती है लायबिलिटी के केस के अंदर, एसेट के केस में फुलफिलमेंट वैल्यू नहीं होती, एसेट के केस के अंदर ये दूसरी वैल्यूज होती हैं जिनको हमने बात की हुई थी, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट वगैरह, ठीक है। नहीं ये सही था, वैसे ढूंढ लेना चाहिए था, और वैसे भी ये तो पक्के पक्के लग रहे थे ना, फुलफिलमेंट वैल्यू तो वैसे ही भूल जाता है बंदे को, बेसिस तो याद ही कौन सी रह जाती है, हिस्टोरिकल है, उसके बाद फेयर वैल्यू है, वैल्यू इन यूज़ है, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। ये फुलफिलमेंट वैल्यू कहाँ से आ गई, कटो इनू, तो ये वैसे ही निकल जाना चाहिए था, ठीक है। 26 भाई ये नहीं है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो मेजरमेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट इन टाइम ऑफ राइजिंग प्राइसेस। महंगाइयां बढ़ रही हैं, ये तो अभी भी किया था यार, ए ही है, प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड, एसेट विल बी अंडरस्टेटेड, ठीक है। ये वहां पे पढ़ के तो आए हैं, ये रिपीट हो गया, टेलीकास्ट रिपीट हो गई, अभी भी चल रहे हैं पास पेपर वाले, यानी पास पेपर के काफ़ी एमसीक्यूज हैं। एन एंटिटी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 480 फॉर द ईयर 18 बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, इट हैड ओपनिंग ड्यूरिंग 18 स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्सेस वाइल जनरल प्राइस, हाउ मच प्रॉफिट विल रिकॉर्डेड। अच्छा बाकी सब सेम है, सिर्फ ये बदल गया। फाइनेंशियल अंडर रियल फाइनेंशियल, मतलब आपने ये जो जनरल वाला है किधर गया, ये इसका ये परसेंटेज निकाल लेनी है। रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड। अब प्रॉफिट कितना है 480, 1100 कैपिटल है, इसका 15, अच्छा सॉरी यार, पीछे हाईलाइट पीछे हो गया, जनरल प्राइस वाज 12, तो 1100 इंटू 12% कितना आता है 132, 480 में से इसको माइनस कर दो, है कोई ए है 480 नहीं है, आप लोगों ने खुद ही कहा 400, अच्छा ठीक है 348 जी बेटा जी। कौन सा पास पेपर, मैंने कौन सा, हाँ वो मैं करवा दूंगा, मैं करवा दूँ, मैंने कहा शायद मैंने कुछ करवाया है। अच्छा जी भाई कैपिटल पे ही लगती है, अनलेस कि कोई और उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ कह ना दिया हो, तो उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा होगा, तो भाई कैपिटल को ही मेंटेन करना है ना, अगली बार ये कैपिटल इस काबिल हो तो कैपिटल पे ही लगना है, अपने कॉन्सेप्ट को ना खराब करें, सवाल कर लेंगे वो, ठीक है। लिख लो भाई दानिश, ये सवाल कल सॉल्व करना है, कौन सा कैपिटल मेंटेनेंस वाला जो होमवर्क दिया था इनको, रिसेंट टाइम कैपिटल मेंटेनेंस। 24 जल्दी कर लो यार, मुझे लगता है बस यही करके मेरी तो बस हो गई है।
मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरी तरफ से ऑफिशियली हो जाए कि यार ये हो गया, अभी बस कल जो है वो फिर बस छोटा मोटा जो रह गया वो करेंगे, कल में हो गया तो ठीक है, वरना परसों में जितने दिन, क्योंकि देखो ना 7 तक तो आप वैसे ही बाउंड हैं, टैक्सी क्लास लेने नहीं आना। IASB conceptual framework for financial reporting identifies qualitative characteristics. Which two of the following are not fundamental qualitative characteristics? Fundamental वो जो पहले वाली थी, enhancing नहीं, पहले वाली थी relevance और faithful representation, और enhancing थी वो दूसरी चार। relevance ये तो है, faithful representation ये है, reliability, कंपेरेबिलिटी ये हैं तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ही, लेकिन एनहेंसिंग वाली यही है। सही है, ए और बी का, ए और सी कर दूं? अच्छा उसने नो, ओके सॉरी, जो नहीं है। अच्छा बेटा मैं कर लूँगा, आप जल्दी से ये काम ख़त्म करें, फिर मैं देखता हूँ क्या करवाना है मज़ीद। शायद वो IS-23 वाला सवाल करवा दूँ, वो बुंदू खान एक रहता है ना। अच्छा हो गया था, कब हुआ? ISB चुप, जल्दी से करते हैं, बस ये ख़त्म कर लो, फिर बस ये ख़त्म कर लो, बाकी करेंगे इंशाल्लाह, हंसते खेलते कूदते बस कर लेंगे जो थोड़ा बड़ा काम रहता है, ठीक है। लेकिन एक बार मुझे मेंटली तो ये हो कि यार ये एक दफ़ा ख़त्म हो गया काम, अब फिर बाकी तो ये है ना कि शुरू से आखिर तक जहाँ जहाँ कमी बेशी है वो करनी है, इसलिए चलो ये कर लो, मेहरबानी ताड़ी। ISB फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइज क्वालिटेटिव, मतलब कि मैं तैयारी नहीं करके आया, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं ना जो जहन में पड़ी हैं, मतलब तैयारी का मतलब ये है ना कि कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, तो कुछ चीज़ें तो पड़ी हैं मेरे जहन में कि जो करने वाली हैं, तो वो तो मैं करवा सकता हूँ आज, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा टाइम से जाके तैयारी शुरू करूँ, ताकि ये थोड़ी सी चीज़ें करवाते करवाते इतना टाइम लगा दूँ, और कल फिर सारा दिन क्या करना है, तो कल का पेट्रोल भरने जाना है, ठीक है ना। ISB फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, रेलेवेंस identifies qualitative, relevance, verifiability, faithful, comparability। अब देखना पड़ेगा which of the following are, एक मिनट, listed as enhancing। अच्छा, enhancing की बात कर रहा है, हम तो बस क्वालिटीज़ को देख के चल पड़े थे। अब relevance असली वाली, faithful representation असली वाली, verifiability ये एनहेंसिंग है, कंपेरेबिलिटी एनहेंसिंग है, अंडरस्टैंडेबिलिटी एनहेंसिंग है। अब उसने क्या कहा है, कौन सी एनहेंसिंग नहीं है? अच्छा, 1 और तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों नहीं है। ओके, रिक्वायरमेंट भी पढ़नी होती है, मेरी तरह ध्यान से पढ़ना, मेरी तरह ना कर देना कि पढ़ के समझ के भी गलत कर रहा है, नोट नहीं देखा। Which of the following statement is correct about financial statements based on historical cost in time of, यार बस कर दे अब इसकी, तो मेरे ख्याल में कितनी बार पूछेगा भाई। एंड ऑफ 4,80,000। अच्छा चलें इनको ना ट्राई करें, लेकिन इनको ट्राई करेंगे, लेकिन जो भी अगला को मतलब वाला आता है डिस्कशन वाला वो मैं कर लेता हूँ। ये सिर्फ क्या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की समझ लें, प्रैक्टिस ही है, क्वेश्चंस हैं, और उसके अंदर आपने बस ये ध्यान रखना है, जनरल रेट लगा के या स्पेसिफिक रेट लगा के या कोई रेट ना लगा के मांग रहा है क्या चीज़, रिज़र्व की वैल्यू मांग रहा है, प्रॉफिट जो बचा है उसकी वैल्यू मांग रहा है, या कैपिटल मेंटेन होने के बाद की वैल्यू। बस रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट है आपको, तो ये करने हैं, और मुझसे सुबह पूछ लेना है इनमें किसी में भी मसला आए तो। अब आ जाएं नंबर 15 पे। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली टू बी मोस्ट रेलेवेंट टू इन्वेस्टर्स, नहीं मैनेजमेंट, यस ठीक है। ये अब वो अभी टेबल बनाया है, ये टेबल मैं ना बनाता तो जिन्होंने पढ़ा 4-5 सफ़ों को वो नहीं पता लगना था उनको, नहीं मतलब पढ़ा था किसी ने सारा, जिन्होंने पढ़ा था ये बात वहाँ नहीं लिखी हुई थी, याद नहीं थी, कॉम्प्लिकेटेड करके। चलो अब जान छूट गई ना, मेरा काम तो यही है, थोड़ा सा फिल्में लगाता है, मैंने आंख देख ली इसकी।
फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली, चलो शुक्र है यार ये टेबल भी आपको दिखा दिया, आपको ये तसल्ली भी होगी कि ये वाली बात जो आती है वो भी हमें पता लग गई अब। तो फाइनेंशियल इज लाइकली टू बी मोस्ट रेलेवेंट टू इन्वेस्टर्स मैनेजमेंट, नाइदर कैपिटल मेंटेनेंस इज ऑलवेज इररेलेवेंट। अच्छा जी, इन्वेस्टर्स, in which of the following inflation adjustment is made on specific rate? फिजिकल लबो फिजिकल, अब बाकी कौन पढ़े, ठीक है। In which of the following inflation adjustment is made on general फाइनेंशियल मनी टर्म्स? ये तो पैसे के साथ पैसा ही, 100 का नोट था 100 का नोट ही रखा होता है, हालांकि उस 100 की कदर वो नहीं रह गई होती। रियल टर्म्स वाला है जिसमें जनरल रेट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नो एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन इज मेड? ए, ठीक है जी। नेक्स्ट, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस इज ऑल्सो रेफर टू एज, अच्छा वो उस टेबल से ये सारी तैयार हो गए, वैसे इत्तेफाक की बात है, चलो शुक्र है। वो आपने टेबल जो है वो एक्सट्रैक्टेड वहीं से ही है भाई, कमेंट्री से ही एक्सट्रैक्टेड है वो टेबल, उस कमेंट्री उस सारी जो एक्सप्लेनेशन थी ना है, और को मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा उसमें। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस इज ऑल्सो रेफर टू एज हिस्टोरिकल, नहीं। करंट कॉस्ट, हाँ। कांस्टेंट परचेजिंग तो जनरल रेट वाला है, नहीं। फेयर वैल्यू पता नहीं कहाँ, बी। ये देख लेना पूछा क्या हुआ है, बात तो मैंने बता दी है सही, ये ना होने से कहा हुआ इज नॉट, तो नीचे मैंने यस वाला लगाया हो। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इज ऑल्सो रेफर टू एज कांस्टेंट परचेजिंग, चलो अच्छा हो गया यार, शुक्र है वो टेबल में बना आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म डज नॉट अप्लाई टू हिस्टोरिकल कॉस्ट फाइनेंशियल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ राइजिंग? अच्छा एक कौन सा नहीं लगता राइजिंग प्राइसेस में जी? दे कंटेन मिक्सड वैल्यू, सम आइटम्स एट करंट वैल्यू, सम आउट ऑफ डेट वैल्यू। किस पे, हिस्टोरिकल पे? नहीं 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 नहीं। दे आर डिफिकल्ट टू वेरीफाई एज ट्रांजेक्शन कुड हैव हैपेंड मैनी ईयर्स, ये लग रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट में यही होता है। अगर राइजिंग प्राइसेस चल रही हैं तो क्या है, वो यही कहते हैं कि यार इसको देख के समझ लग रही है आजकल चीज़ें कहाँ पहुँची हुई हैं, ये हिस्टोरिकल पे, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म जो अप्लाई नहीं होता वो कह रहा है, अच्छा ये तो होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे तो भाई, मेरे ख्याल में तो दे आर डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई एज ट्रांजेक्शन कुड हैव, नहीं नहीं नहीं, ठहर जाओ भाईजान, जितने साल पहले मर्जी ये अब ट्रांजेक्शन हुई है, आपके पास इसका डाटा मौजूद होता है, तभी तो आपकी किताबों में पढ़ा होता है। तो ये कहना तो बेतुकी बात है कि वेरीफाई करना मुश्किल है, भाई वेरीफाइड होता है, इसके डॉक्यूमेंट सारे हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलें आगे पढ़ते हैं। मिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, ये तो हमने कहा कि जी ये क्रिटिसिज्म अप्लाई होता है, मतलब मिक्स्ड, ठीक है। पहले वाले में कहता है दे कंटेन्ड मिक्स वैल्यूज। अब अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं तो हमने बीच में से पीपीई को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रख लिया, आगे 16 ने इजाज़त दी है तो बिल्कुल। अब बाकी सारी चीज़ों को फेयर वैल्यू पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, हम पर फेयर वैल्यू मॉडल ज़रूरी है कि फिर आइए 16 पे भी फेयर वैल्यू लगाएं? तो वो यही कह रहा है कि मिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं इसके अंदर, तो ये तो क्रिटिसिज्म है। सम आइटम्स आर एट करंट वैल्यू, लेट्स से पीपीई, एंड सम आर आउट ऑफ, अच्छा सॉरी इसको अब ज़रा ज़्यादा अच्छा समझ आए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे है और सम आर कोई हिस्टोरिकल कॉस्ट है, पीपीई पड़ा है। तो ये तो दे अंडरस्टेट एसेट एंड ओवरस्टेट प्रॉफिट, हाँ यही तो पढ़ के आए हैं, ये क्रिटिसिज्म भी सही है, मुझे लग रहा है यही है मसले वाला। चलें आखिरी पढ़ लेते हैं, शायद वो इससे भी अच्छा हो। दे ओवरस्टेट गियरिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ, गियरिंग को ज़्यादा कर देती हैं, गियरिंग मतलब डेट ज़्यादा हो जाता है। जाहिर है इक्विटी एक तरह के एसेट्स ही होते हैं, अगर एसेट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट में कम पड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है इक्विटी कम है, और अगर आप एसेट्स को रीवैल्यू करें, उनको फेयर वैल्यूज़ पे रखें, तो गेन्स जो आते हैं वो भी इक्विटी में ही जाते हैं ना, उससे इक्विटी बढ़ जाती है तो गियरिंग कम हो जाती है। तो ये भी क्रिटिसिज्म ठीक है, यही लग रहा है मुझे कि भाईजान ऐसी कोई बात ना करें कि वो वेरीफाई नहीं हो सकता। अगर वेरीफाई नहीं हो सकता तो किताबों में क्या मैंगो लेने के लिए रखा हुआ है इसको? कोई चक्कर ही नहीं है, किताबों में हो ही नहीं सकता था। वेरीफाई हुआ था तो उस वक्त हमने रिकॉर्ड किया था और पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। अच्छा जी,
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। बस टारगेट है 4.5 छुट्टी देनी है आपको। अ स्किल्ड एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स विच हैव बीन एक्सपेंसिव टू ट्रेन, इसको एसेट कर दें यार, बड़ा एक्सपेंसिव है उसको ट्रेन करना। 50 करोड़ ज़्यादा हो गया था पेंस, वो भी कहा 50 लाख रुपया लग गया उसकी ट्रेनिंग पे, कर लें, कैपिटलाइज कर लें। अच्छा, a highly lucrative contract signed during the year which is due to commence shortly after the year end, हाँ एसेट है भाईजान, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अभी कुछ हुआ नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ नहीं है। जो भी है अगर बहुत करना है तो डिस्क्लोज कर देना, वो होता है आपके लिए नहीं। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कुछ करोगे तो पैसे लिए हैं तो एडवांस नज़र आ जाएगा, पैसे लिए हैं तो एडवांस नज़र आ जाएगा, लेकिन ये क्या कह रहा है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उसके अलावा तो कुछ नहीं कह रहा। तो कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग को, इस आइटम को यानी कॉन्ट्रैक्ट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को एसेट बना लूँ? कॉन्ट्रैक्ट को कौन एसेट बनाता है यार, हद होगी। अ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू परचेज ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट सेवरल ईयर्स अगो विच हैड रिमेनिंग लाइफ ऑफ, भाईजान ये गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट नहीं बनाना होता, ठीक है, एसेट तो अलग से रिकॉर्डेड होता है। बात सुनो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शैल बी रिकॉर्डेड एज एसेट? अ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट शैल बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट? नहीं, ये तो लायबिलिटी होती है। अ रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर विच, अब रह एक ही गया वैसे, रह एक ही गया वैसे, चलो पढ़ लेते हैं, रह जो एक ही गया इत्तेफाक से। अ रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर विच हैज़ बीन सोल्ड फैक्टर्ड टू अ फाइनेंसिंग कंपनी, द फाइनेंसिंग कंपनी हैज़ फुल रिकोर्स। ये ज़रा मुश्किल बात है, ऐसे आपके शायद पढ़ा भी हो आपने, लेकिन इतना तो आपको बताया हुआ है कि डिस्काउंटिंग ऑफ डेटर्स क्या होता है, आपने अपने डेटर को बैंक को भेज देना है, ठीक है। तो बहरहाल रिसीवेबल कस्टमर का है तो ये आपका एसेट तो है, विच हैज़ बीन सोल्ड, आपने बैंक को दे दिया है, लेकिन रिकोर्सफुल है, मतलब अगर ना दिए कस्टमर ने बैंक को पैसे तो वो वापस आपके पास आपका फिर डेटर बन जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल ये थोड़ी सी है तो आउट ऑफ सिलेबस बात, लेकिन बच भी यही गया है। और वैसे इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि चूंकि ये फुल रिकोर्स वाला है तो इसको आप एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, टू द एंटिटी फॉर एनी लॉसेज। अगर कोई लॉस होता है तो फिर, और अगर वो पे कर देगा तो उसके बाद फिर आप उसको डाल देना, अभी रिसीवेबल ही रखो, ठीक है ना। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यार एक तो नॉट बड़ा परेशान करते हैं, पहले नॉट हटाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्पज टू, ऐसी दिल कर रहा है, बड़ी देर होगी स्टैंडर्ड नहीं खोला, यहाँ पे स्टैंडर्ड पढ़े, यहाँ पे तो वो ढूंढने आए थे, और ऐसे होम पे आए। आप तो पहला सफ़ा खोल लेते हैं ना जहाँ पे वो लगा होता है, जहाँ पे आपने यूं करके एक पर्ची लगाई होगी पर्पस, ठीक है जी। अब ये तो नहीं है, ये द पर्पस हाईलाइट नहीं करना, वो तो मैं करके दिखा लाऊंगा, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पस? टू असिस्ट बोर्ड इन प्रिपेयरिंग एंड रिव्यू ऑफ IFRS स्टैंडर्ड्स, असिस्ट बोर्ड इन रिव्यूइंग ऑफ एग्जिस्टिंग, ठीक है। टू असिस्ट ऑडिटर्स इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद स्टैंडर्ड्स, ऑडिटर पढ़ो ये। टू असिस्ट ऑडिटर्स, ओहो कांटा नहीं लगाना, assist the board in development of future IFRS and review of, ये जो आप आ गया सामने वो तो हाईलाइट कर लूँ ना, existing IFRS, ये भी टिक हो गया था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है to assist auditors in forming opinion on whether financial statements comply with IFRS, ये भी इसका पर्पज़ है। अच्छा इधर लिखा हुआ है, हाँ यही था, यही एज इट इज़ लिखा हुआ है, देखो कॉपी पेस्ट होता है। अच्छा, टू असिस्ट इन डिटर्मिनिंग ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स नॉट कवर्ड बाय एन एग्जिस्टिंग IFRS, वैसे ये करता है लेकिन देखते हैं। टू असिस्ट प्रिपेयर्स, टू असिस्ट नेशनल स्टैंडिंग, टू असिस्ट यूजर ऑफ फाइनेंसेस, टू प्रोवाइड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन वर्क ऑफ ISB विद इंफॉर्मेशन अबाउट अप्रोच। इनमें तो नहीं है, इनमें तो नहीं लग रहा मुझे, क्या बोला है उसने? टू असिस्ट इन डिटर्मिनिंग द ट्रीटमेंट ऑफ आइटम नॉट कवर्ड बाय एन एग्जिस्टिंग IFRS, वैसे ये करता है कि कोई स्टैंडर्ड अगर ना कवर कर रहा हो किसी चीज़ को तो ये उसमें असिस्ट करता है कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन देखें यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो वे नहीं लेंगे। ये तो हो गया। टू असिस्ट बोर्ड इन प्रोमोटिंग हार्मोनाइजेशन, प्रोवाइडिंग बेसिक, अच्छा, टू असिस्ट नेशनल स्टैंडिंग बॉडीज इन डेवलपिंग नेशनल स्टैंडर्ड्स, टू असिस्ट प्रिपेयर्स इन अप्लाइंग IFRS एंड इन डीलिंग विद टॉपिक्स दैट हैव येट टू फॉर्म सब्जेक्ट, ये लग रहा है, पढ़ो ज़रा।
टू असिस्ट इधर देखो, टू असिस्ट प्रिपेयरर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन डीलिंग, दूसरे वाला भी येलो होना है लेकिन फिलहाल मतलब ये है, इन डीलिंग विद टॉपिक्स दैट हैव येट टू फॉर्म सब्जेक्ट ऑफ एन IFRS। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, टू असिस्ट इन डिटर्मिनिंग द ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स नॉट कवर्ड बाय एन एग्जिस्टिंग IFRS। जी बिल्कुल सही है ना, यही कहा है ना उधर, जरा मुश्किल अंग्रेजी में, ये भी है पर्पस। टू बी अथॉरिटेटिव वेयर अ स्पेसिफिक IFRS स्टैंडर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स विद कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ऐसी कोई बात हमने तो नहीं पढ़ी सुनी, ऐसे ही बस एक फजूल सी बात ऐसी होगी। अब जिसने पढ़ा होगा पर्पस एक दफ़ा और फिर उसके पास निशान भी लगे होंगे, उसको तो सामने नज़र आ जाएगा कि ऐसी बात तो कहीं पे भी नहीं लिखी हुई पर्पस के अंदर। तो ये ऊपर वाले 3 हैं, लेकिन उसने कहा है कौन सा नहीं है, तो D नहीं है। ठीक है, चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया नीड्स टू बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू फॉर्म एन एलिमेंट टू बी रिकॉर्डेड इन, ओ यार ये मुश्किल है। इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ एन, ये मैंने वैसे हाईलाइट कर लाना है, अभी मुश्किल यूँ लग रहा है कि मेरे जहन में फ़ौरन नहीं आ रहा। ठीक है, इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा ये पढ़ा हुआ है। इट इज़ प्रोबेबल दैट फ्यूचर बेनिफिट्स विल फ्लो टू एंड और फ्रॉम एंटिटी। इट इज़ सर्टन दैट, नहीं, सर्टन वाला लफ्ज़ हमने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं सुना, सुनते आए हैं। इट इज़ प्रोबेबल, सर्टन होता है पक्का यकीन है। भाई पक्का यकीन का अपने भाईजान इसकी क्या गारंटी है, अगले कहते हैं भाईजान बंदे की गारंटी को नहीं, तुम चीज़ दी मांग रहे हो। वैसे चीज़ की होती है, बंदे की नहीं होती। खैर, इट इज़ सर्टन दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो, ये मैंने कभी नहीं सुना आज तक, मुझे वैसे जहन में नहीं आ रहा था कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये नेचुरल जो जनरल बातें जो सुनते आते हैं, ये वैसे हमने पढ़ा था, जो थ्योरी पढ़ाई है ना उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा। इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अगली बात, इट इज़ प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो इन केस ऑफ एसेट और विल फ्लो टू एंटिटी, और इन केस ऑफ लायबिलिटी विल फ्लो फ्रॉम एंटिटी। तो ये तो दोनों ठीक लग रहे हैं, लेकिन ये इट इज़ पक्की बात है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू और फ्रॉम, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और आइटम हैज़ अ कॉस्ट, और ये भी कोई नहीं सुना मैंने। द आइटम हैज़ अ, द आइटम हैज़ अ कॉस्ट और वैल्यू दैट कैन रिलायबली बी मेजर्ड, ये कुछ मुनासिब लग रहा है। ठीक है, वैसे तसल्ली के लिए दिल कर रहा है ऐसे ही कि हम चाती मारें, ऐसे ही तरह दिल कर रहा है। जहां रिकग्निशन लिखा होगा बस छुट्टी होगी, बस अब तो होगी छुट्टी, अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, रिकग्निशन पे पहुंचे एक बार। ये ओनली आइटम्स दैट मीट डेफिनेशन ऑफ एन एसेट लायबिलिटी, ये पहली बात पूरी हो रही है। ठीक है, अगली बात रिकग्निशन क्राइटेरिया जी। अच्छा चलो सोल्यूशन देख लो यार, अब छुट्टी 4:30 भी हो गए। ठीक है, बहरहाल मैं निशान लगा लाऊंगा, बैग में भी डाल लिया है। ये मुझे 1 2 3 नहीं सही, 4 नहीं सही, 5 सही लग रहा है। ए में 1 2 और 5 है, बी में 1 नहीं, फिर ए ही सही है। ये बहुत सारे क्रॉस टिक लग गए, इसको हटा दो। विच चलें यहाँ से नहीं, बस 4 MCQ रह गए, खुदा के बंदे। विच ऑफ द, एक दफ़ा कहने तो दो, वमा अलैना इल्लल बलाग, क्या हो गया, मतलब कल तो रिवीजन करनी है ना हमने, मतलब खाम खा इतना कुछ छोड़ के जाना कि मेरे दिमाग पे रहे नहीं। अभी तो नॉर्मल वाला भी रहता है, हालांकि 4 MCQ भी रहते हैं, तो नॉर्मल वाला अभी नॉर्मल वाला नहीं रहता, कमी बेशी रहती है। दिस इज नॉट नॉर्मल, वो कल करेंगे इंशाल्लाह। वैसे मेरा दिल था कि थोड़ा सा कुछ, विच ऑफ द फॉलोइंग, सर दर्द असल में होने लग गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंट इन टाइम ऑफ राइजिंग, ये तो यार ये तो हुआ पड़ा है पहले से। देखो 4 भी नहीं है भाई, 3 है, 4 नहीं है, 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मेजर्स प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ए फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, अब एक बार जब पढ़ लिए तो वैसे ही ज़हन में बैठा हुआ है। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स वाला इज ऑल्सो रेफर टू एज हिस्टोरिकल, जी बिल्कुल, पहले वाला ही रखा हुआ ताकि आगे पढ़े ही ना, क्योंकि क्लास के एंड पे थक चुके हैं, पढ़े ही ना आखिर में। ठीक है ना, पहले वाला ही सही, इधर भी पहले वाला ही सही कर दो, फिर चल ही रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट बेसिस आर रेफर्ड इन द बोर्ड्स कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, करंट कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, नहीं, रेजिडुअल वैल्यू आया तो मेजरमेंट बेसिस की बात कर रहा है, उसमें कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं था।
फेयर वैल्यू भी है, प्रेजेंट वैल्यू भी है, करंट कॉस्ट भी है। बड़ा बदतमीज है, बीच में एक डाल दिया। करंट कॉस्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट इज फेयर वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू इज, तो ठहर जा। करंट कॉस्ट इज फेयर वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू इज फ्यूचर वैल्यू नॉट इज फेयर वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू इज फ्यूचर वैल्यू इज रेजर्व वैल्यू नॉट इज, तो बी ही था। ठीक है जी, तो हाँ जी, वमा अलैना इल्लल बलाग। अच्छा जी सुने, कल इंशाल्लाह 7:15 आ जाइएगा। मैं अब जा रहा हूँ इंशाल्लाह, मैं जाके बैठ के देखता हूँ जो चीज़ें जो कमियाँ पेशियाँ हैं। आप दोनों ज़रा तशरीफ़ ले आइए, पेंडेंसीज़ का बता दीजिए। ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।